प्रॉब्लम नहीं। आज के 15 साल पहले इंडियंस को वीज़ा लेने में बहुत प्रॉब्लम थी। आज वो समस्या हमारे सामने नहीं है कि आप MBBS की पूरी जर्नी देखोगे तो आपके 10 से 12 साल लगते हैं। उसके बाद में आप जो RIA की बात कर रहे हो, 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए मैक्सिमम आपकी सैलरी लगती है। 12 साल आपने बिता दिए, करीबन 1.5 से 2 करोड़ रुपए आपने खर्च कर दिए। उसने बोला था आपकी 1 लाख रुपए सैलरी है, किसी तरीके से फाइनेंशियल सेंस तो ये नहीं बनाता। हो सकता है कि आप 10 साल बाद में आपको 5 लाख रुपए महीने की मिलने लग जाए, आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो आप और पैसे कमाने लग जाओ। लेकिन आप ये देखो ना कि आपकी एज कितनी निकल चुकी है यार। हमारी इंडस्ट्री में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बच्चा एजुकेशन के बजाय जॉब के लिए जाना चाह रहा है। उन बच्चों के लिए बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं जयपुर में हूँ और मैं स्पेशली अमर बहादुर सर जी से मिलने आया हूँ। थैंक यू अमर जी, फर्स्ट ऑफ ऑल टेकिंग आउट टाइम। Thank you so much for coming and doing this podcast. It means a lot. Thank you. अमर जी, मैं आपकी जर्नी से बहुत एक्चुअली इंस्पायर्ड हूँ। जो आपने मुझे बताया, आप एक राजस्थान के छोटे से टाउन फुलेरा से आते हैं। आप यूके गए, यूके में आपने पढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद आप इंडिया आए। इंडिया में आके आपने लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स को हेल्प की फॉर ओवरसीज एजुकेशन। तब ये जो इम्पैक्ट क्रिएटेड है, आई एम ए ट्रू फैन फॉर द सेम। आज के सर पॉडकास्ट में मैं बहुत बेसिक चीज़ें आपसे पूछना चाहता हूँ और समझना चाहता हूँ। मेरा इंटेंट ये है कि जो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स बाहर जाने के लिए अपने बच्चों के लिए सोच रहे हैं या खुद सोच रहे हैं, वो ये डिसीजन कैसे, इस लेवल पे बात करेंगे। और इसी लेवल पे मेरे आपसे क्वेश्चन भी रहेगी। तो मेरा पहला क्वेश्चन सर आपसे यही है कि लेट्स से आज मैं 10th 11th 12th में बेसिकली पढ़ रहा हूँ। मेरे सामने मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। कुछ लोग IIT की तैयारी कर रहे होते हैं, कुछ लोग नीट की तैयारी कर रहे होते हैं, कुछ और तैयारी कर रहे होते हैं। जब मैं अपने IIT की तैयारी कर रहा था या जब मेरा सिलेक्शन हुआ था, तो मेरे दिमाग में कभी आया ही नहीं था कि अब्रॉड एजुकेशन भी एक ऑप्शन होता है। राइट। तो आज ये सिनारियो कैसे चेंज हो गया है? क्या आज वो कंसिडरेशन में होता है, नहीं होता है? होता है तो फिर वो इवैल्यूएट कैसे किया जाए कि मैं इंडिया के लिए पढ़ाई करूं, मैं बाहर के लिए पढ़ाई करूं? वो डिसीजन कब लिया जाए? सर इसमें देखिए, ओवरसीज जो एजुकेशन है ना, वो बहुत लंबे टाइम से चली आ रही है। इवन अगर हम बात करें हमारे प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, तो वो भी उस जमाने में भी ओवरसीज एजुकेशन थी। चलो मनमोहन सिंह तो बहुत रिसेंट है। अगर हम बात करें नेहरू, तो उस टाइम पे भी ओवरसीज एजुकेशन थी। आप बात करो भीमराव अंबेडकर जी की, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, तो भी ओवरसीज एजुकेशन थी। अभी होता क्या है ना कि हमारा सारा जो एजुकेशन सिस्टम है, ये सारा वेस्ट से आया हुआ एजुकेशन सिस्टम। जो गुरुकुल की परंपराएं थी, वो इस एज के अंदर रेलेवेंट नहीं रही। तो जो भी एजुकेशन हम कर रहे हैं इंडिया में, चाहे IIT, जो भी आपने ऑप्शंस दिए, दे ऑल फंडामेंटल्स जो हैं वो सारे वेस्ट के हैं उसके अंदर। अभी होता क्या है कि हमारे पास ऑप्शन आता है जब एजुकेशन, तो हम एक लिमिटेशन में बन जाते हैं। जैसे कोई भी गांव का व्यक्ति या ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति है, तो वो जब एजुकेशन अपने दिमाग में लेके आता है तो वो उस स्टेट की टॉप यूनिवर्सिटी सोचता है। राजस्थान में किसी गांव में कोई बच्चा है, तो वो सोचेगा मेरा राजस्थान यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए। अब चलो राजस्थान के अंदर जयपुर जो कैपिटल है राजस्थान की, वहां का कोई बच्चा तो वो सोचेगा मेरा दिल्ली में DU में हो जाए, या मेरा IIT में हो जाए। लेकिन इसके परे जो एजुकेशन आती है, वो हम लोग उसको कैटर करते हैं। उसका रीजन ये है कि मेरी खुद की एजुकेशन UK से हुई है। तो आई अंडरस्टैंड द फैक्ट कि इंडियन एजुकेशन जो है वो अभी भी काफी लैक कर रही है। विद और लैक से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंडियन एजुकेशन में जहाँ पे क्वालिटी है, वहां पे क्वांटिटी में कंपटीशन है। और वो जो क्वांटिटी में कंपटीशन है, वो बहुत बड़ा इंडिया के लिए अभी प्रॉब्लम है। क्योंकि उसके अंदर आप देखो कि अगर 25 लाख बच्चे अगर 2500 सीट्स के लिए फाइट कर रहे हैं, तो आई बिलीव कि 25 लाख में से कम 10 लाख तो ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं डिजर्व करते हैं अच्छी एजुकेशन। वैसे तो 25 लाख को ही मिलनी चाहिए, लेकिन 10 लाख बच्चे तो हैं जो डिजर्व करते हैं। उन 10 लाख में से भी आप 10,000 रुपए दे पा रहे हो, तो हमारा जो मास पॉपुलेशन है उसको हम कहीं ना कहीं कैटर नहीं कर पा रहे। अब अभी से पहले क्या था कि जैसे ही हम अब्रॉड एजुकेशन सोचते थे, तो एक बजट बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट आता था। लेकिन अभी वो चीज हमने खत्म करी धीरे धीरे। यूरोपियन कंट्रीज के अंदर हमने 1,000 यूरोज टोटल फीस साल की, यानी करीबन 70-80 हजार रुपए साल की फीस लगती है। और आप यूरोप के अंदर IITs की आपको रैंकिंग पता ही है,
बेस्ट 250 जो गए हैं, वी सेंड स्टूडेंट्स इन टॉप 100 यूनिवर्सिटीज विद ए फीस ऑफ 70,000। 70,000 रुपए साल की फीस में आप वर्ल्ड की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हो। तो ये चीजें जो देखने को मिलती है, और इसके अंदर हम कितना भी नंबर भेज सकते हैं। हम इसमें 1 लाख 2 लाख 3 लाख बच्चे हर साल भेज सकते हैं। तो हमारे बच्चों के लिए ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज कैसे क्रिएट हो, पूरे वर्ल्ड उनके लिए कैसे एक्सेसिबल हो और अफोर्डेबल रेट के ऊपर हो, इसके बेसिस पे मेरिडियन की एस्टेब्लिशमेंट हो रखी है। और हमने इसमें बहुत सक्सेस भी पाई है। हमारा मेनली मार्केट जो रहता है वो किसी भी कंसल्टेंसी का यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये 5 कंट्रीज रहते हैं। ये हमारे कोर पिलर्स हैं। बट एक आप एनजीओ मान लो या आउट ऑफ हमारी वो मान लो कि हमें करना है कुछ चेंज, वो जील जो है हमारी, वो हमें यूरोप की तरफ ज्यादा फोकस रखती है। क्योंकि हमें अच्छा लगता है कि एक गांव से बच्चा निकल के और वो अगर यूरोप में पढ़ के और 30 लाख 40 लाख के पैकेज अगर वो ले रहा है, तो वो खुद नहीं बदल रहा सर, वो उसके परिवार को नहीं बदल रहा, वो पूरे एरिया के आसपास के 10 20 30 किलोमीटर का जो रेडियस है उसमें पूरे में उसकी वाइब्रेशन चेंज करेगी। तो ये जो इम्पैक्ट आ रहा है ना, यही हमारी फाउंडेशन है और यही हम मैसेज भी देना चाह रहे हैं सबको कि आप एजुकेशन को इंडिया के मैप पे लिमिटेड मत रखो। द वर्ल्ड इज योर्स, पूरी दुनिया आपका वेट कर रही है। और आज जिस स्टेज पे इंडिया है, इंडिया के अलावा कोई सोल्यूशन दे नहीं सकता वर्ल्ड। तो हर जगह हमारी डिमांड है, हर जगह हमें जाना चाहिए। और अपने तो राजस्थान में कहावत है, जो फिरेगा वो चलेगा। तो जितना फिरोगे, घूमोगे, जितनी दुनिया एक्सप्लोर करोगे, उतना ही आपके लिए अपॉर्चुनिटीज बढ़ती चली जाएगी। अगर आपको गांव में ही रहना है तो फिर आप नहीं ग्रो कर पाओगे। आपको परेशानियां लेनी पड़ेगी, आपको कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा और एक रिस्क आपको लेनी पड़ेगी कि आप बाहर जाके अपने आप को एक्सपीरियंस करो, अपने आप को एक्सप्लोर करो और चैलेंजेस को काउंटर करो। बहुत अच्छी बात आपने रिस्क की बोली है। कमिंग फ्रॉम द फाइनेंशियल इंडस्ट्री में हमारे लिए हमेशा ये मैटर करता है, रिस्क वर्सेस रिटर्न। यस, कि कितना रिस्क मैं ले रहा हूँ, उससे कितना रिटर्न मुझे मिल सकता है। तो मेरा क्वेश्चन उस डायरेक्शन में है, जैसे आपने यूरोप के लिए बताया, तो जो मेरा एक अंडरस्टैंडिंग है या जो हम सुनते रहते हैं कि यार जो जॉब्स है वो यूएस में है या और यूके में है या ऑस्ट्रेलिया में है, यूरोप का कभी नाम इतना नहीं सुनते हैं जॉब्स के पर्सपेक्टिव में, राइट? तो रिस्क तो ले ही रहे हैं हम लोग, मतलब पैसा इवन दो कम लगता है कंपेयर टू यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कंपेयर टू इंडिया ऑल्सो। तो बट वो रिटर्न भी है, रिटर्न है तो जॉब्स है, किस तरह की जॉब्स है, किस तरह के बच्चों के लिए किस तरह की जॉब्स है? सर देखो, जो बच्चे यहाँ पे कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, राइट, बीटेक भी अभी हो जाती है तो गवर्नमेंट सेक्टर के लिए बच्चे तैयारी कर रहे हैं। ऐसे हजारों स्टूडेंट्स मेरे पास हैं जो यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। 3 साल 4 साल हो गए। कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, कोई एसएससी की तैयारी कर रहा है, कोई किसी की फील्ड में तैयारी कर रहा है, बट वो एग्जाम तो नहीं क्लियर हो पा रहे। मल्टीपल रीजन है उसकी, कोई लैंग्वेज बैरियर है, किसी में अच्छा है तो किसी में नहीं है, फिर कंपटीशन तो एक मेन फैक्टर है ही। अब वो बच्चे अगर अपनी 4 साल की एज बीटेक करने के बाद अगर तैयारी में गंवा देते हैं तो दैट इज योर प्रीमियम टाइम की आपकी लाइफ का सबसे बड़ा टाइम है, आपकी 20 से 30। राइट, ये 10 साल का जो ब्रैकेट है उसमें या तो आप बन सकते हो या आप एक एवरेज लाइफ जो आप पूरी लाइफ लीड करने वाले। राइट। तो हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं सर जो यूरोप में बिकॉज ऑफ अफोर्डेबिलिटी, पैसा नहीं होता है, 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए पेरेंट्स के पास होता है, वो भी बड़ी मुश्किल से वो जुटा पाते हैं। उन बच्चों को हमने इटली भेजा। इटली में फ्री एजुकेशन है, 40 लाख रुपीज का पैकेज, 50 लाख रुपीज। आप मानोगे यूनिवर्सिटी ऑफ पिसा, यूनिवर्सिटी ऑफ पॉलिटेक्निक द मिलान, ये यूनिवर्सिटी सर 12th सेंचुरी, 10th सेंचुरी, 5th सेंचुरी में एस्टेब्लिश्ड है, जिनमें बच्चा पढ़ने के लिए जा रहा है। 1-1 लाख बच्चा वहाँ पढ़ता है और 25-25, 30-30 लाइब्रेरीज है कैंपस में, एकर्स एंड एकर्स में कैंपस है। और वहां से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग आपको करने को मिल रही है सीएस के बाद में। इफ यू आर ए स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, यू कैन टेक मास्टर्स ऑफ एरोनॉटिकल साइंस इन योर मास्टर्स, गो एंड ज्वाइन द बोइंग। इटालियन यूनिवर्सिटीज, जब बच्चा निकलता है इटालियन यूनिवर्सिटी से तो बोइंग आता है वहां से प्लेसमेंट के लिए। राइट, हमारे पास नहीं आ रहा बोइंग। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि इंडिया इज मोर मेनली बेस्ड ऑन थ्योरेटिकल एजुकेशन। हमारे पास प्लेन यहाँ नहीं खड़े यूनिवर्सिटीज के अंदर की जिन पे बच्चे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, लेकिन वहाँ खड़े हैं सर, वो 1000 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है। हम 100-125 साल पुरानी कंट्री है, तो वो डिफरेंस है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आपको पास अगर वो अपॉर्चुनिटी है तो आप उसको बाउंड्री तक सीमित मत रखो। और जो जॉब्स हैं यूरोप में आज की डेट में हाईएस्ट जॉब्स हैं।
आपके पास फ्रांस में 5 ईयर का वीजा है आफ्टर कंप्लीटिंग योर एजुकेशन, 5 साल का वर्क परमिट, राइट। कोई कंट्री आपको नहीं दे रही। तो ये जो वर्ल्ड वाइड अपॉर्चुनिटीज हमें मिल रखी हैं, और हम लकी हैं सर कि हम इंडिया में हैं। हमारे पासपोर्ट में इतना दम है कि अगर हम डिसेंट बच्चे भी हैं, Right. एवरेज बच्चे भी हैं, Right. तो हमें वीजा का रिफ्यूजल नहीं आ रहा। Right. हमारे आसपास के आप कंट्रीज देखो, अभी यूके ने पाकिस्तान, श्रीलंका और 2-3 कंट्रीज है जिनका 100% बैन कर दिया स्टूडेंट का। इफ अगर कोई 1-2% वो वीजा इशू भी कर रहे हैं तो प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग होगी। Right. लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं हो रहा। हमने यूके के साथ ट्रेड डील अभी क्लोज करी है, Right. अमेरिका के साथ हम करने वाले हैं, काफी सारी कंट्रीज हमारे साथ काम करने को तैयार है, फ्रांस के साथ हमने कर लिया। तो वी आर वेरी लकी कि हम इस कंट्री के पार्ट हैं, और इस कंट्री के अंदर इतना दम है कि अगर आप एवरेज बच्चे भी हो विद एवरेज फैमिली, तो भी आपके वीजा के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। आज के 15 साल पहले इंडियंस को वीजा लेने में बहुत प्रॉब्लम थी, आज वो समस्या हमारे सामने नहीं है। और उस चीज़ का जितना बेनिफिट हम ले सकते हैं, जितना अपन कोशिश कर सकते हैं, आप भी कर रहे हैं, आपके लोन के माध्यम से, हम भी कर रहे हैं हमारी कंसल्टेंसी के माध्यम से। लेकिन इसका जितना बेनिफिट हमारे यूथ को मिल सके, 140 करोड़ है सर, अगर हम एक 14 करोड़ भी भेज दिए बाहर, तो हमारे लिए काफ़ी आने वाले दिन अच्छे हो सकते हैं। आपने यूरोप में बताया कि बच्चा यहाँ से MS इन CS करके गया, फिर वहाँ पे मास्टर्स इन एरोनॉटिकल कर सकता है। तो किस तरह के कोर्सेज के लिए बच्चे यूरोप में जा रहे हैं एज ऑफ टुडे? सर और देखिए, मैं आपको हाँ। और एक मेरा क्वेश्चन ही वही था जो आपने शुरू में बोला कि यार लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्लियर नहीं होते हैं। तब उनके लिए इट्स नॉट लाइक दैट दे हैव प्रेफरेंस, राइट, कि मेरे को लाइफ में ये करना है वो करना है। इट्स लाइक दे वांट टू ऑप्टिमाइज कि मेरे को कहाँ पे बेटर लाइफ मिल सकती है। राइट। मैं काम मेहनत कहीं पे भी करूंगा, किसी भी तरह करूंगा, मेरे को बेटर लाइफ और बेटर ROI का मिलेगा। तो किस तरह के कोर्सेज है जहाँ पे आप आज बच्चों को भेज रहे हैं, जहाँ आपको बिलीफ है कि ROI बेटर है? सर पहली बात तो मेरे को बिलीफ से ज़्यादा मेरा एक्सपीरियंस है राइट। कि ये बेटर हो रहा है। दूसरा, इसी का काउंटर क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि आपके हिसाब से इंडिया में कौन से 2 कोर्सेज हैं जिसके लिए पागल हो रखी है लोग सारे, कि इसमें हो जाए तो हमारा बेटा या बच्चा हमारा सक्सेसफुल है? एक IIT, एक नीट। ठीक है, ये 2 ही चीज़ें हैं। आपको मैं IIT से बेटर रैंकिंग यूनिवर्सिटी विद मच लोअर फीस, विदाउट एनी कॉम्पिटिशन, सिंपल एंट्री, एक इंटरव्यू होगा, एक छोटा सा एग्जाम होगा 15 मिनट का, वो भी ऑनलाइन होने वाला आपको। राइट। बेसिक्स आपके चेक होंगे। 25 यूनिवर्सिटियाँ, एक में तो आपका लग ही जाएगा राइट। लॉटरी। राइट। आप उनमें जाओगे, हाँ, जो भी यूनिवर्सिटी में आप जाओगे वो IIT की से बेटर रैंकिंग होगी। आप लोन में हो, आपको पता है कि वो मैट्रिक्स कैसे काम करती है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप क्यों इस रेस में का हिस्सा होना चाहते हो? राइट। नंबर 1। नंबर 2, नीट की जहाँ तक बात आती है, तो नीट में और IIT और नीट में 1% या 2% सक्सेस रेट है। 98% स्टूडेंट्स का नहीं होता है। राइट। और हम बच्चों को ब्लेम करते हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला। अगर किसी रेस के अंदर 25 लाख बच्चे भाग रहे हो, उसमें से 5,000 का ही होगा, तो 5,000 ही होंगे, वो कैसे 25 लाख हो जाएंगे? हम बच्चों को उसके लिए ब्लेम नहीं कर सकते। अभी मैंने नीट के लिए, जैसे मेरी कई सारी बार में डिस्कशन होती है कि आप MBBS की पूरी जर्नी देखोगे तो आपके 10 से 12 साल लगते हैं। उसके बाद में आप जो RI की बात कर रहे हो, 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए मैक्सिमम आपकी सैलरी लगती है। 12 साल आपने बिता दिए, करीबन 1.5 से 2 करोड़ रुपए आपने खर्च कर दिए। उसने बोला था आपकी 1 लाख रुपए सैलरी है, किसी तरीके से फाइनेंशियल सेंस तो ये नहीं बनाता। हो सकता है कि आप 10 साल बाद में आपको 5 लाख रुपए महीने के मिलने लग जाए, आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो आप और पैसे कमाने लग जाओ। लेकिन आप ये देखो ना कि आपकी एज कितनी निकल चुकी है सर। 18 साल के अगर आप पास आउट हुए हो, और अगर आप MBBS स्ट्रेट फॉरवर्ड करते जाओ, तो 31-32 की एज में जाके आप 1 लाख रुपए के आदमी बनते हो। अभी आपके पास इसी का एक ऑल्टरनेटिव है, आप 3 साल की नर्सिंग करो। 3 साल की नर्सिंग आपको UK में होती है। 3 साल बाद में आपका 35 लाख रुपए का गारंटीड जॉब है UK की गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। वो आप अपना जॉब स्टार्ट करो, आप अपने फाइनेंशियली फ्री हो गए, आपने कोई स्ट्रेस नहीं हुआ, आप एक अच्छी लाइफ लीड करने लग गए क्वालिटी। आफ्टर दैट UK has launched a new course which is called graduate MBBS. ग्रेजुएट MBBS इज ओनली फॉर दोस्त जिनकी बैचलर्स हो चुकी है। वो 4 साल का प्रोग्राम है। उस 4 साल के प्रोग्राम की अगर आपके पास वहाँ जॉब सिक्योर होगी तो 40 लाख रुपए फीस है, और उसके बाद आपका 1.5 करोड़ का पैकेज है। और अगर आप वहाँ से MBBS करके आते हो तो इंडिया में वो MBBS वैलिड है। वही 10-12 साल आपको लगे, लेकिन आपका स्ट्रेस लेवल, आपका एक्सपेंसेस, आपकी लाइफ की सिक्योरिटी, हर चीज़ एनहांस होगी। तो क्यों ना हम उस रास्ते पे जाए। और अभी काफ़ी लोग मेरे पास आने लगे हैं सच्चो, ये सॉल्यूशंस कि मैं देता रह रहा हूँ लगातार, और बहुत वोकल हूँ इन चीज़ों को लिए।
तो काफ़ी सारा इम्प्रूवमेंट मेरे को देखने को मिल रहा है। अभी हमने लास्ट जो डेटा देखा था, वी वर सेंडिंग अराउंड 3000 स्टूडेंट्स फॉर नर्सिंग टू यूके। इस साल हमारे पास 14,000 स्टूडेंट्स गए, चाहे वो मेरे थ्रू गए हों चाहे किसी और के थ्रू गए हों। बट आई बिलीव कि ये जो चेंज आया है 3,000 से 14,000 का, आई वॉन्ट टू मेक श्योर कि 1 लाख तक हम पहुंच जाएं। अगर हमने 1 लाख का बेंचमार्क इसमें सेट कर दिया कि 1 लाख नर्सेज हम यूके भेज रहे हैं फॉर एजुकेशन या ऑस्ट्रेलिया भेज रहे हैं, तो आप समझिए हमारी सॉफ्ट पावर कितनी इंक्रीज होती है एज ए कंट्री। ये हर हॉस्पिटल में दुनिया के इंडियन नर्सेज ही हैं। एज ए कंट्री हम बहुत स्ट्रांग होते हैं सर। ये जो छोटे छोटे चेंजेस आते हैं जो हम ला पा रहे हैं, इससे एज ए कंट्री भी हम बहुत डेवलप होते हैं। और कई क्वेश्चंस आपके लिए भी रहेंगे, हमारे लिए भी रहेंगे कि भाई हम बच्चों को बाहर भेज रहे हैं तो इंडिया का पैसा बाहर जा रहा है, बट यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि 3 साल बाहर जा रहा है और पूरी उम्र अंदर आएगा। और साथ में आपके पास जो ये पैसा लग रहा है अभी, इसके साथ आपके जो लोग हैं वो दुनिया के हर कोने में अवेलेबल होंगे। सो दीज आर द थिंग्स कि अपॉर्चुनिटीज़ बेटर हैं, कॉस्ट इफेक्टिव हैं, और आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। कोर्सेज जो हैं, कोर्सेज तो सर 3,000 कोर्सेज हर यूनिवर्सिटी रन करती है। अच्छा। तो आप बीट एनी फील्ड, हर यूनिवर्सिटी के पास 15 स्कूल्स हैं। 15 स्कूल्स में हर स्कूल में अगर आप 100 प्रोग्राम मानते हो तो 1500 प्रोग्राम तो आपको हर स्कूल में मिलेंगे। तो बहुत वाइड रेंज ऑफ कोर्सेज है, प्रोफाइल टू प्रोफाइल डिपेंड करेगा कि आपके लिए कौन सी बेस्ट। अच्छा, आप कुछ एक दो एग्जांपल्स दे सकते हैं जो रिसेंटली 2021-20 में बच्चे बाहर गए हो, वो आज क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जो लोअर स्टार्ट ऑफ सोसाइटी से भी आते तो मैंने एक तो आपको कैब वाला एग्जाम्पल दिया था। कैब ड्राइवर जो है, राइट, वो यूके से अपनी एजुकेशन करके वापस आ जाते हैं इंडिया, और आज उनकी खुद की कैब की कंपनीज हैं और करीबन 4 से 5,000 फ्लीट्स वो चला रहे हैं। राइट। कैब ड्राइवर का 3 साल यूके रहने में उसकी लाइफ में क्या चेंजेस आ सकते हैं, वो आपने देख रहा। राइट। दूसरा, जो बच्चे हैं, फार्मर्स के बच्चे हैं, जो किसानों के बच्चे हैं, वो जा रहे हैं बाहर। अब उनके लिए डायरेक्ट यूके में एक्सेस मुश्किल होता है। राइट। तो हमने एक कॉलेज के साथ पार्टनरशिप करी है अभी कि आप दुबई में 1 साल बच्चे को पढ़ाओ एंड सेंड देम टू यूरोप इन 2nd ईयर, राइट। यूके, यूएसए, कनाडा इन 3rd ईयर। तो बच्चे की प्रोग्रेस भी हो रही है, उसकी पर्सनैलिटी भी डेवलप हो रही है, और वो बच्चे वहाँ जाके, अभी आप देखो सर 12th के बाद में बीटेक करने के लिए वो बच्चे गए हैं, कई गूगल में प्लेस्ड हैं, कोई माइक्रोसॉफ्ट में प्लेस्ड है। ये मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो आपके बिल्कुल ग्रामीण उससे आते हैं। राइट। बहुत सारे बच्चे हैं जयपुर से, हमारे इतने बच्चे हैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज में प्लेस्ड हो रखे हैं। तो एग्जाम्पल्स तो सर अभी 1 लाख बच्चे गए तो आप सोच सकते हैं कितना हमारे पास होंगे। लेकिन एक वेल सेटल्ड फैमिली का बच्चा अगर जाता है अपर मिडिल क्लास वाली का, और वो सक्सेसफुल होता है, तो वो हमारे लिए स्टोरी नहीं है, राइट, वो हमारे लिए काम है। राइट। लेकिन हमारा ये है कि जो लास्ट ऑफ द पीपल हैं, वो अगर टॉप ऑफ द प्लेसेस जाते हैं, तो दैट इज समथिंग विच वी फील कि हाँ हमने कुछ चेंज किया है। आपने बताया कि फाइनेंसेस काफी हर्डल बन जाते हैं टाइम्स, किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं फाइनेंसेस से रिलेटेड? सर फाइनेंसेस से रिलेटेड जैसे आपका प्लेटफॉर्म है विच इज अमेजिंग, जिस तरीके से आप डील कर रहे हो, एंड यू आर मोर ऑफ ए पर्सन जो फाइनेंशियल के बारे में ज़्यादा बता सकते हैं। लेकिन जो भी अभी हर्डल्स आ रहे हैं, आई थिंक वी यू हैव डेवलप्ड वन ऑफ द फाइनेंस टूल्स। तो अभी तो आपके साथ काफ़ी इसमें चल ही रहा है, और भी जो प्रॉब्लम्स पहले आ रही थी, आई थिंक यू गाइस हैव सोल्व्ड इट रियली नाइसली। तो उसके अंदर हमारे को बेनिफिट मिल रहा है। और अगर बच्चा एजुकेशन में बहुत अच्छा है या फिर बच्चा फाइनेंशियली बहुत अच्छा है, दोनों में से एक चीज़ होनी चाहिए, आई थिंक इट विल बी थ्रू एंड देयर इज नो प्रॉब्लम फाइनेंशियली। आज इंडिया में अगर आप देखोगे तो बैंक्स आर रियली कोऑपरेटिव, और हर चीज़ के अंदर फाइनेंसेस बहुत इजीली अवेलेबल हैं। आज के 15 साल पहले ये चीज़ें नहीं थी सर। आज के 15 साल पहले अगर आप फाइल पुट अप करोगे 1 करोड़ पढ़ाई के लिए चाहिए, तो बैंक्स विल बी लाइक भैया इसमें पूरी जिंदगी निकल जाएगी, यहीं ले लो। आज वो बात नहीं बोलते, क्योंकि धीरे धीरे ये अवेयरनेस हमारे पास आ रही है। तो आई थिंक जो आप कर रहे हो इट इज ट्रेमेंडस, और उसको आप बढ़ाते जाओ, हम आपके साथ। थैंक यू अमर जी। आई थिंक वो तो आप मतलब इट्स अ कॉम्बिनेशन, आप एक अच्छी जगह इनोवेशन कराएंगे तभी जाके हम लोग उसका लूट कर पाएंगे। टॉकिंग अबाउट इनोवेशन, तो फॉर एग्जांपल दो केस स्टडी लेते हैं और दोनों पे डिस्कस करेंगे। एक, आज बच्चा 12th क्लास में है और बोर्ड एग्जाम दे रहा है, वो आपके पास आ जाता है अपने पेरेंट्स के साथ। और एक है जो ग्रेजुएट हो गया, लेट्स से इंजीनियरिंग की है या बीबीए किया है, वो आपके पास आता है। तो इन दोनों की जर्नीज कैसे होती है? आप इनसे क्या क्वेश्चंस पूछते हैं? क्या आप इनको
व्हाट इज द जर्नी दैट दे गो थ्रू जिससे वो एक सक्सेसफुली एक अच्छे एडमिशन ले सके एक अच्छी यूनिवर्सिटी में? तो पहले बात कर लेते हैं जो बच्चे 12th में हैं, लेट्स से टुडे, एंड दे वांट टू गो, क्या होगा उनमें सवाल? सर देखिए, 12th में है तो फिर वो कैटेगरी अलग अलग उसमें भी काफ़ी सारी निकल जाएंगी, लेकिन जैसे 12th में कोई भी स्टूडेंट है तो सबसे पहला तो हमारा एम ये रहता है कि 12th के बच्चे को आप क्वेश्चन दे दो। हम एक क्वेश्चन उनको देते हैं कि आपकी डिग्री के 5 साल बाद में आपको क्या करना है, राइट एन ऐसे ऑन दैट। ओह वाओ, दैट इज आवर फर्स्ट थिंग वी डू, कि आप चाहे 10 ही लाइन लिख के लेके आओ, बट गो होम फॉर 3-4-5 days, टेक अ वीक्स टाइम, जितनी आप रिसर्च कर सकते हो और जितना आप बड़ा सोच सकते हो आप सोच के गिव मी 10 लाइन्स कि मेरे को मेरी डिग्री कंप्लीट होने के 5 years के बाद में ये करना है। अब जब वो आप पढ़ते हो स्टेटमेंट, तो पहली चीज तो आपने बच्चे को फॉर फर्स्ट टाइम ये दिया कि अब करना क्या है मुझे, कुछ भी कर सकता हूँ मैं कुछ भी कर सकता तो क्या कर रहे हैं? अब वो जो बच्चे लिख के लाते हैं यू बी सरप्राइज्ड कि वो बहुत लिमिटेड थॉट के साथ आते हैं। मेरे को डॉक्टर बनना है, या मेरे को इंजीनियर बनना है, या मेरे को पायलट बनना है, ये जो चलता आ रहा है ना हमारे पास साथ में, वही चीजें लिख के लेके आते हैं बच्चे। कोई बच्चा ये आपकी तरह नहीं लिख के लाएगा कि मेरे को यूनिकॉर्न बनानी है, या मेरे को बेस्ट ऑफ द प्लेन कंपनी बनानी है, या मेरे को बेस्ट ऑफ द इनोवेटिव थॉट्स के साथ नहीं आ रहे। तो फिर हम उसको, जैसे मान लो उन्होंने लिख दिया कि आई वांट टू बी अ पायलट, तो फिर हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट ईयर रहता है मेरी काउंसलिंग का फर्स्ट, कि व्हाई नॉट द बेस्ट एयरलाइन कंपनी, व्हाई यू जस्ट वांट टू लिमिट योरसेल्फ टू अ पायलट। ये मैं आपको एक रियल एग्जांपल देता हूँ। अभी हमारे पास सीकर से एक स्टूडेंट आया, उसको सीपीएल करना था, कमर्शियल पायलट लाइसेंस के, उसको ट्रेनिंग करके उसको पायलट बनना है। ठीक है, हमने उसको कहा भैया पायलट तो आप बनो, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट कैन बी योर पैशन कि आपको प्लेन उड़ाना है, लेकिन मेरे को ये बताओ कि आप एयरलाइन कंपनी क्यों नहीं खड़ी करना चाहते। बोले सर ये तो हमने सोचा ही नहीं। हमने कहा सोचो अब इसके लिए क्या करना है। वो बच्चा सर खुद लेके आया कि सर मेरे को एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करता हूँ, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के बाद में मेरे पास सीपीएल के लिए सिर्फ मेरे को फ्लाइंग आवर्स चाहिए, बाकी मेरे को थ्योरेटिकल एजुकेशन मेरी नल एंड वॉइड हो जाएगी। और उसके बाद में अगर मेरे पास बजट निकलता है, आई विल बी एन इंजीनियर, तो हो सकता है कि कहीं से मैं किसी एयरलाइन कंपनी में अगर नहीं भी बना पाऊँ तो उसका वन ऑफ द पार्टनर तो स्टार्टिंग है। तो ऐसे ये आपने जो सोचा है कितना अच्छा थॉट है। और सीपीएल इज नॉट चीप, 40-50 लाख रुपीज तो इंडिया में लगते हैं। ये पूरा एरोनॉटिकल इंजीनियर करके सीपीएल पूरी डिग्री करके यूके से इसके 50 लाख रुपए में काम हो जाएगा। तो दैट इज द पावर ऑफ कि बच्चों को हम कितना सोचने पे फोर्स करते हैं। अभी हमारे पास में क्या है पेरेंटिंग में कि डू दिस, वी आर नॉट सेइंग कि क्या हो सकता है, वी आर नॉट ओपनिंग द वर्ल्ड टू द ऑफ क्वेश्चंस, वी आर क्लोजिंग विद आवर स्टेटमेंट्स। एंड आई थिंक वो जो पेरेंटिंग का स्ट्रक्चर है दैट हैज टू बी स्टॉप, और ये काम हम करने की कोशिश करते हैं। सिमिलरली फॉर मास्टर्स, एक तो जो भी स्टूडेंट्स है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वो एक जॉब तक ही अपने आप को लिमिटेशंस ऐसा फोबिया सा बना दिया है। तो वो चीजें हम कोशिश करते हैं कि वो ना रहे, और इनको एक थॉट प्रोसेस हम बढ़ा दें ताकि कम से कम ये रहे कि जॉब तो इनकी लगी जाए, तो वो तो स्ट्रेस ही नहीं ले उस बारे में। दिस इज व्हाट वी ट्राई टू डू, और अकॉर्डिंग टू देयर स्किल सेट, अकॉर्डिंग टू देयर प्रीवियस कोर्स स्ट्रक्चर, वी ट्राई टू गिव देम ऑप्शंस। फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, उसका ये जो उसने बैचलर्स इन आर्ट्स करी हुई है। आर्ट्स के बाद में तो इंडिया में मानते कोई फ्यूचर है ही नहीं। अब उसने आर्ट्स करी, तो मैंने कहा आपने और साथ में क्या किया, तो बोले सर मैं अपना जो ये इजरायली सिस्टम ऑफ फार्मिंग है ये मैंने अपने गांव में सेटअप करा है। तो मैंने कहा यार मेरे को वीडियो वगैरह दिखाओ। अब उस बच्चे ने बहुत अच्छा उसको पूरा सेटअप करके, उसकी टेक्नोलॉजी वगैरह सब समझ के सारा सेटअप कर लिया। तो मैंने उसको कहा आप रॉयल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है यूके के अंदर, उसमें मास्टर्स इन एग्रीकल्चरल इनोवेशन प्रोग्राम में आप एडमिशन लें। सर वो बच्चा 70 लाख रुपीज पे बैठा है, एंड ही इज इनोवेटिंग सच ग्रेट आइडियाज फॉर राजस्थान वेदर। तो जो मुझे समझ में आ रहा है, इसकी आप बच्चे का पैशन ढूंढने की कोशिश करते हैं कि उसने लाइफ में किसी भी डायरेक्शन में कुछ भी स्पार्क दिखाया है। हाँ जी, हाँ जी। और स्पार्क को मैच करने की कोशिश करते हैं किसी कोर्स से, राइट, और किसी पाथ से। is what you do it. That is what I personally do, and my company is trying to do, my counselors are trying to do. We are not saying कि go for this course based on हल इसमें प्रोसेस जल्दी हो जाएगा. That doesn't give us fun. We are working to make a change, and I think we have been very successful in doing that.
और काफ़ी सारे बच्चों का जो फीडबैक्स आते हैं तो वी आर रियली हैप्पी विथ व्हाट वी हैव बीन एबल टू अचीव। आज की तारीख में जब जो मैं पिछले 1.5-2 साल के अगर न्यूज़ आर्टिकल उठा के देखूँ स्टडी अब्रॉड से रिलेटेड, तो मुझे थोड़ी सी एक नेगेटिविटी दिखती है, राइट? कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी डोनाल्ड ट्रंप ने वीज़ा इंटरव्यू पे ही पॉज लगा रखा है एज ऑफ टुडे। कनाडा में इमिग्रेशन पे काफ़ी नंबर्स को कम कर दिया गया था। ऑस्ट्रेलिया ने जो अपने रिक्वायरमेंट है टू गिव वीज़ा ओवरऑल वो बढ़ा दी है। तो ये ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड इज मूविंग इन द डायरेक्शन जहाँ पे शायद ग्लोबलाइजेशन कम होने जा रहा है या मोबिलिटी ऑफ टैलेंट को रिड्यूस करना चाह रहा है। तो इस पर आपका क्या ओपिनियन? देखिए, पहली बात तो जब आपने कहा नेगेटिविटी तो मैं सोचा कि आप बाहर जाने से कोई प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों को। नहीं Thank वो you कि आपने वो तो नहीं वो तो आई फंडामेंटली बिलीव कि मैं अपने सारे कजिन्स को रिकमेंड करता रहता हूँ कि यार आप ग्लोबलाइजेशन की सर आपने कई बार, तो एवरी कंट्री नोज कि जो भी कंट्री सक्सेसफुल हुई है वो इमिग्रेशन के थ्रू हुई है। कोई भी शहर इंडिया में भी अगर डेवलप होता है या आगे बढ़ता है बहुत रैपिडली, इमिग्रेशन प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। आज अफ्रीका जो गरीब है उसमें सबसे बड़ा रीजन है कि उसके पास इमिग्रेशन नहीं है। कोई शार्प माइंड्स अफ्रीका नहीं जा रहे। यूएसए कितना भी बोले, डोनाल्ड ट्रंप कितना भी बोले, डोनाल्ड ट्रंप को भी पता है कि मैं सर्वाइव ही नहीं कर सकता जब तक मेरे पास बेस्ट ऑफ द टैलेंट से कंटिन्यू नहीं आता रहेगा। ये सब पॉलिटिकल स्टंट्स होता है सर। यूएसए ने जब आप कहते हो कि टाइट कर दिया, डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट है कि अगर मेरे यहाँ कोई अच्छी पढ़ाई करने आ रहा है तो मैं उसको सीधा पासपोर्ट देने को तैयार। दैट्स हिज वर्ड्स इन दिस टर्म। दूसरी तरफ वो क्या कह रहा है कि जो भी इलीगल आया प्लेन में बिठाओ और भगाओ। ये पूरी वर्ल्ड वाइड सिचुएशन यही है। अगर आप देखोगे कि धीरे धीरे आप अफ्रीकन कंट्रीज में अगर इमिग्रेशन बढ़ने लगा तो अफ्रीका विल डेवलप वेरी फास्ट। आप यूके को देख लो सर, यूके के अंदर 20% इमिग्रेंट्स हैं और उस कंट्री ने जो डेवलपमेंट किया है वो इमिग्रेशन जब तक बढ़ता रहा है तब तक किया है। अब क्या होता है, हर पॉलिटिकल पार्टी एक एंटी इमिग्रेशन होती है, एक प्रो इमिग्रेशन होती है। राइट। वो एक बात करती रहेगी कि इमिग्रेशन इज बैड, इमिग्रेशन इज बैड, लेकिन वो एक्शन कुछ नहीं लेगी। वो सिर्फ इलीगल इमिग्रेशन पे एक्शन लेगी, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि यस यू आर टेकिंग केयर ऑफ द लोकल्स। लेकिन इमिग्रेशन के बिना काम नहीं चल सकता। इट इज अ प्रूवन फैक्ट। एवरी इंटेलेक्चुअल पर्सन नोज इट और उनको पता है कि हम किसी भी तरीके से अच्छा इमिग्रेशन नहीं रोक सकते। तो ये जो न्यूज आर्टिकल्स हैं या जो पब्लिक परसेप्शन है इसके ऊपर हमें नहीं जाना। लेकिन इसी के साथ एक बात और सच है कि जो स्टूडेंट्स, हमारी इंडस्ट्री में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बच्चा एजुकेशन के बजाय जॉब के लिए जाना चाह रहा है। उन बच्चों के लिए बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। जो ये सोच रहा है कि मैं जाते ही जॉब कर लूँ या मैं पढ़ाई करूँ ही नहीं, जैसे हरियाणा, पंजाब, गुजरात, हैदराबाद, यहाँ पे ऑलमोस्ट 60% जो बच्चे बाहर जा रहे हैं, अपनी ज़मीन बेच के जाओ चाहे कैसे भी जाओ, उनका पर्पज़ ये रहता है कि वह जाते ही इलीगल हो जाना है और हमें पासपोर्ट फेंकना है और वहाँ पे काम पे लग जाना है। उनके लिए डेंजर बढ़ रहा है। एंड आई बिलीव पर्सनली कि ऐसा अगर एक भी बच्चा जा रहा है तो वो अगले ही दिन डिपोर्ट होना चाहिए वापस। अगर आपका पर्पज़, आप वीज़ा ले रहे हो एजुकेशन के लिए और आप जाके वहाँ पे असाइलम सीख कर रहे हो, तो ऐसे बच्चों की वजह से पूरे देश को सफ़र करना पड़ता है और दैट शुड नॉट बी द केस। तो टू स्टॉप दोज काइंड ऑफ एक्टिविटीज़, ये जो आप परसेप्शन देख रहे हो कनाडा का या यूएसए का, ये इसी की वजह से आ रहा है। तो मेरा भी सिमिलर स्टैंड ही है कि इट इज एवरीथिंग इज अगेंस्ट इलीगल इमिग्रेंट। यस। तो एक जो जेन्युइन बच्चा जेन्युइन पढ़ाई के लिए, जेन्युइन करियर के लिए और जेन्युइन लाइफ के लिए जा रहा है, तो दैट इज स्टिल गोइंग टू हैपन। एंड इन द लॉन्ग टर्म नंबर ऑफ पीपल और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो बाहर जाएंगे वो प्रोजेक्टेड है कि बढ़ेंगे ही एटलीस्ट अप टू 2030 इज व्हाट इंडस्ट्री डेटा आल्सो सेज। तो सर रैपिड फायर आई थिंक आपका फेवरेट सेक्शन भी है आपके खुद के चैनल पर, आपके पॉडकास्ट। जी सर, आज ही स्टार्ट किया था। अच्छा, तो अगर आज की तारीख में 3 टिप्स आपको बच्चों को देनी कि यार ये 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है अपने स्टडी अब्रॉड जर्नी में, तो 3 टिप्स क्या हुई? पहला तो है सर, बिना रिसर्च के आप कोर्स चूज मत करो। पहली चीज है कि जो भी कोर्स करने जा रहे हो उसका पूरा पता होना चाहिए कौन सा कोर्स। दूसरा, जितना आपका बजट है उस 30% कम में जाओ। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो 10 लाख रुपए की यूनिवर्सिटी तो 7 लाख में जाओ। 7 लाख की कर सकते हो तो 3 लाख में जाओ। जितना आपका बजट है उसका 70% से ज्यादा में आप एडमिशन मत लो। नंबर 3, अपना जो वहां जाने के बाद एजुकेशन है उसको प्रायोरिटी रखो
और बहुत इंडिया में क्योंकि प्रॉब्लम है सर, 1 का 100 1 का 70 है होता है, तो वो जो कैलकुलेशंस घूमने लग जाती है, पाउंड जो दिमाग में चलने लगता है या डॉलर्स चलने लगते हैं, उसकी वजह से बच्चे जॉब की तरफ ज्यादा चले जाते हैं और अपनी एकेडमिक्स जो है वो सेकेंडरी कर देते हैं। अगर ये गलती आप कर रहे हो तो आपको नहीं पता कि ये 3 साल की प्राइस आप पूरी लाइफ पे करेंगे। तो फोकस ऑन योर एकेडमिक्स, डू योर पार्ट टाइम जॉब्स, बट योर प्रायोरिटी शुड बी योर एजुकेशन, कि उसी के लिए आप 10 20 30 लाख रुपए खर्च करके आए हो, वो आपसे ना कमाए जाएंगे। आपका एक क्लास की कॉस्ट 20,000 रुपये पड़ती है, आप उसको मिस करते हो 5,000 रुपये कमाने के चक्कर में, विच डज नॉट मेक एनी सेंस। तो ये 3 गलतियां से बच्चों को बचना चाहिए। और 3 मिथ्स क्या है जो आज बच्चे या पेरेंट्स बिलीव करते हैं अबाउट स्टडी अब्रॉड? पहला तो सर सबसे बड़ा कि बहुत महंगा होता है। दूसरा, बच्चा अगर बाहर चला गया तो वापस नहीं आएगा, जिसकी वजह से बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस आती हैं। तीसरा, इंडिया के अंदर ही इतनी एजुकेशन अच्छी है कि बाहर जाने की जरूरत क्या है। राइट। और ये तीनों ही फॉल्स है। राइट। इंडिया की एजुकेशन डेवलप्ड कंट्रीज को नहीं मैच कर पा रही। बच्चा जो है वो बाहर जाके एंटी जो रिवर्स इमिग्रेशन है इंडिया के अंदर, दैट इज गोइंग एट द फास्टेस्ट स्पीड। जो लोग वहाँ पे जॉब्स कर रहे हैं 10 साल से 15 साल से यूएसए यूके कनाडा में, वो 8 to 9% पीपल आर मूविंग बैक टू इंडिया, राइट, विच इज अ गुड साइन फॉर द कंट्री। वो जो ब्रेन ड्रेन हो रहा था वो पूरा परिपक्व होके वापस इंडिया की तरफ आ रहा है। राइट। तो ये 2 3 चीजें हैं जो पेरेंट्स को समझनी चाहिए। एंड आई थिंक जो सबसे बड़ी इशू है इसके अंदर वो है कि पेरेंट्स शुड लेट देयर किड्स एक्सप्लोर एंड टेक द डिसीजंस। अगर वो 18 साल का हो गया तो उसको डिसीजन लेने दो, क्योंकि 28 30 पे तो उसको लेने ही पड़ेंगे और तब आप उसका साथ नहीं दे पाओगे। तो आप अभी भी उसकी कोशिश मत करो कि आप उस पर डिसीजन थोपो, आप उसके डिसीजन के बैठ के यू गाइस कैन एनालाइज, बट आप ये मत करो कि यही करना है। एंड आई थिंक वन ऑफ द फाइनेस्ट फैमिलीज ऑफ इंडिया आर स्टिल डूइंग द सेम थिंग। मेरे पास एग्जाम्पल है सर, वन ऑफ द फाइनेस्ट बिजनेसमैन ऑफ कोलकाता, बच्चे ने अपना बीकॉम कंप्लीट करा, 4 बार सीए का अटेम्प्ट दे चुका, नहीं हो रहा उससे, लेकिन स्टिल दे आर फोर्सिंग द किड टू कंप्लीट द सीए एंड नॉट गो एंड परस्यू एमबीए इन वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज। तो ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत मैसिव प्रॉब्लम है और ये इन्हीं मैथ्स की वजह से चलती आ रहा है। मेक सेंस। अगर आज एक स्टूडेंट है जो बाहर पढ़ने की इच्छा रखता है, चाहत रखता है, तो एक सही गाइडेंस और एक सही कंसल्टेंट को कैसे चुने? क्योंकि सर आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि मैं अभी गूगल पे सर्च करूंगा 100 ऑप्शंस आ जाते हैं। जयपुर जैसी सिटी में भी आई थिंक 100 150 ऑप्शंस होंगे। सर ये तो बहुत ईजी है, मैं आपको वैसे ही बता दूं। तो अगर आप बाहर जा रहे हो, हाँ, और अगर आपको कंसल्टेंसी देखनी है, हाँ, तो बच्चे को सिर्फ इतना ही देखना है कि वो मेरे को पैसे 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 बताए जा रहे हैं, या कि मेरे से क्वेश्चन कर रहे हैं कि कौन सा कोर्स में जाना है, क्या करना है। तो देखो कोई भी कंसल्टेंसी नहीं, आई लर्न दिस इन दुबई, कि मैं एक बार बैंक अकाउंट मेरे को ओपन करवाना था। तो मैंने किसी से बात करी कि यार बैंक अकाउंट ओपन करवाना कंपनी का बड़ा मुश्किल है ना। तो एक ने कहा कि हाँ सर हो जाएगा, 5,000 दिरहम्स लगेंगे। मैंने कहा कितना टाइम? बोले सर वो छोड़ो, आप तो पेपर भेज दो, पैसा ट्रांसफर कर दो, हो जाएगा। तो मैं समझ गया कि यार, दूसरे को मैंने बोला सेम पैसे, तीसरे से मैंने बात करी तो उसने मेरे को बोला अच्छा चलो आपकी प्रोफाइल बताइए सर, किस पर्पज से ओपन कराना चाहते हैं, सर क्या क्या आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, सर क्या आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो गए। आप एक काम करो, मैं आपको चेकलिस्ट भेजता हूँ, आप मेरे को टिक करके दे दो कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, ये सब कौन हो गया। फिर उसने कहा सर 3,000 दिरहम्स आपके लगेंगे, 1,500 मैं पहले लूंगा एज एन एडवांस, और आपको 7 दिन में अगर अकाउंट ओपन नहीं हुआ तो आप मेरे को 1,500 मत देना, आपके 1,500 वेव ऑफ मैं कर दूंगा। इससे क्या हुआ कि जिसके पास एक्सपर्टीज है, पहले वो प्रॉब्लम समझना चाह रहा है कि आपकी समस्या क्या है, आपके पास कितने डॉक्यूमेंट्स है। जैसे आपके पास लोन के लिए एप्लीकेशन आती है, अब स्टार्टिंग में थोड़ी कहते हो 1 लाख प्रोसेसिंग दो हो जाएगा लोन, आप कहते हो भैया अपनी प्रोफाइल बताओ, सारी चीजें बताओ। तो अगर आपका एजेंट है या आपकी कंसल्टेंसी है, वो आपको टाइम दे रही है ये सब बातें समझने के लिए, आपको समझना चाह रही है रादर देन ट्राइंग टू सेल यू, और फिर उसके बाद में आपको एक ऑप्शंस दे रही है कि ये आपकी प्रोफाइल में मैच हो जाएंगे। वी हैव इंट्रोड्यूस फर्स्ट इंडियाज फर्स्ट करियर प्लानर, जिसके अंदर हमने प्रॉपर फील्ड्स बनाई गई कि अच्छा ये बच्चा है तो इसके पास ये ऑप्शंस बन सकते हैं। वी हैव इंटीग्रेटेड एआई और सारी चीजें उसमें लगाई है। वो पूरा प्लान में हम भेजते हैं कि भैया अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप हमारे साथ एप्लीकेशन करो। तो ये कोई सी भी इंडस्ट्री हो सर, जो एक्सपर्ट होगा या जो उस फील्ड का
वाकई में अच्छा प्लेयर होगा, वो पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेगा, फिर आपको सॉल्यूशन देने की कोशिश करेगा। अदरवाइज तो जो चीटर्स हैं वो तो, अरे साहब आप चिंता मत करो, यूके भेजना है, कोई दिक्कत नहीं, 5 लाख रुपए लग जाओ आप तो, आपके भाई की चिंता है। तो वो तो पहले ही समझ में आ जाती है सभी चीजें। इनफैक्ट सर इसी प्रॉब्लम को हम तो एज ए फाइनेंशियल प्लेयर हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि बच्चा एक अच्छी यूनिवर्सिटी में, क्योंकि अल्टीमेटली जो बच्चा बाहर जा रहा है उस पर पैसा हम लोग को लगेंगे। राइट मतलब एक कंसल्टेंट भी ठीक है गाइडेंस देके कंसल्टेंट का और स्टूडेंट का रिलेशन रहता है, बट फिर भी उसने अपना जो भी उसको उससे कमाना था जो था वो निकाल देता है। राइट बाकी सारे प्लेयर्स रह जाते हैं, बस एक फाइनेंशियल रहता है जो कि इन्वेस्टेड रहता है। अगर बच्चा एक गलत यूनिवर्सिटी में जाता है तो अल्टीमेटली जो नुकसान होना है वो बैंक को, एनबीएफसी को, फाइनेंसर को होना है, हमारी इज्जत को होना है। तो हम लोगों का एक बहुत बड़ा एफर्ट इस डायरेक्शन में हम कर रहे हैं कि बच्चे को हम एक राइट डायरेक्शन में भेजें जी। तो फॉर एग्जांपल हम लोग एक एडमिशन मार्केट प्लेस करके, तो जैसे हमारा एक लोन मार्केट प्लेस जिसमें हम बच्चा आता है तो हम दिखाते हैं कि अच्छा आपको कहाँ से बेस्ट लोन हो जाएगा, ट्रांसपेरेंसी है बिल्कुल, प्रोसेस में कितना पैसा लगेगा डे वन ही पता है, सब कुछ बता दिया, डॉक्यूमेंट्स बता दिए। सिमिलरली अगर बच्चा आज एडमिशन देख रहा है तो वहाँ पे भी हम एक सिमिलर सेटअप इस्टेब्लिश कर रहे हैं, जिसमें ऑब्वियसली हम मेरिडियन ओवरसीज के साथ भी काम कर रहे हैं कि आप आते हो और हम आपको आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैच करेंगे कि आपके लिए कौन बेस्ट कंसल्टेंट है, और हम उन्हीं कंसल्टेंट के साथ काम करते हैं जो कि हमें लगता है कि वेरीफाइड फॉर द स्टूडेंट काम कर रहे हैं और एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रख रहे हैं। तो उस केस में सर इंटेंट यही है कि जो बच्चे हमारे पास आते हैं, दो हम डायरेक्टली एडमिशन नहीं करते और हम करना भी नहीं चाहते, अल्टीमेटली हम ये चाहते हैं कि हम उनको राइट डायरेक्शन में भेज दें। फॉर एग्जांपल हम आपके पास भेजें, आप एक अच्छी जगह उनका एडमिशन कराइए और फिर हम मिलके उसका लोन करें लेटर, एंड दैट्स व्हेन हम स्टूडेंट को एक अल्टीमेट सॉल्यूशन दे पाएंगे जो उसके लिए बेस्ट, एडमिशन वाइज भी, लोन वाइज। तो आई एक्चुअली वांट टू थैंक यू कि आपने हमारे इस पायलट प्रोजेक्ट में हम लोगों के साथ पार्टनरशिप की, एंड ऑब्वियसली हम लोग कुछ एडमिशंस तो ऑलरेडी करा चुके हैं, तो दैट्स ग्रेट सर, थैंक यू। थैंक्स लॉट सर, बहुत मजा आया आपसे बात करके, काफी सेम ही है सर। आपका थॉट प्रोसेस मुझे काफी अच्छा लगा, स्पेसिफिकली वो वाला कि क्यों एक स्टडी अब्रॉड इंडस्ट्री की जरूरत है, कि 2% बच्चा इंडिया में अच्छा एजुकेशन ले पा रहा है, 98% बच्चा नहीं ले पा रहा है, तो वो कैसे बाहर जाके उस एजुकेशन को ले सकता है। और फिर आपने एक रिवर्स इमिग्रेशन की भी बात की कि वो 3 साल हम पैसा भेज रहे हैं, बट फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम वो पैसा इंडिया में भी आता है, और जो आपने नंबर बताया कि 9 to 10% पीपल आर रिवर्स इमिग्रेटिंग टू इंडिया लेटर इन देयर लाइफ, which is ultimately adding to the country itself. So बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स हैं। एक मैं आपको लास्ट रिवर्स इमिग्रेशन का एक और प्यारा एग्जांपल देता हूँ। अभी यूएसए में मेरी एक फ्रेंड है, उनकी एज कुछ 57-58 के आसपास। राइट ही वॉज वेल प्लेस्ड, उन्होंने अपनी जॉब क्विट करी, वापस आए। राइट एंड क्योंकि मैं मेडिटेशन वगैरह भी जाता रहता हूँ कैंप्स वगैरह में, ही बॉट अ हाउस इन इंडिया, और एक आश्रम में ही अपना फ्लैट लिया है, और वो अब इंडिया में ही रहते हैं, मेडिटेशन करते हैं और अपना पूरा चिल करते हैं। राइट बट आप देख रहे हैं पूरा इन्वेस्टमेंट जो था ये उनका यूएसए के अंदर, तो पूरा लेके आए हैं जितने भी उनके पास था, 1 मिलियन 2 मिलियन, वो सारा लेके यहाँ पे सेटअप हो रहे हैं। और ये सेइंग दैट अब मेरी 60 एज हो चुकी है ऑलमोस्ट, तो मुझे यूएसए में रह के क्या करना है। राइट तो पीपल जो लोग हमारे यहाँ से जुड़े हुए हैं, जो रूट से जुड़े हुए हैं, वो चाहे 60 पे आए चाहे 65 पे आए, उनको आना ही पड़ेगा। वो एक इंडिया का जो स्पिरिचुअल जर्नी का आप कह सकते हो, या वो जो रूट से प्यार है वो कभी खत्म हो नहीं सकता। राइट तो लोग वापस आ रहे हैं सर, और आई थिंक वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन एज ए कंट्री, और बहुत पॉजिटिव है हम इस चीज़ को लेके। ठीक है अमर जी, थैंक्स लॉट एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग मोर इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशंस। थैंक यू।